नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार जो है वो एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक अपने आप में एक समुद्र है। आ, इतना आसान नहीं है उसको समझना या करना। मैं भी एक स्टूडेंट कहलाता हूं अपने आप को। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं करीब 24 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे कंसल्टेंसी में पढ़ाते हुए, तो मेरे को मात्र 3 सवा 3 साल हुए हैं, शायद 3.5 हो गए होंगे। ये जो वैदिक का कोर्स है, इसके बिना मैं जहां तक समझता हूँ कुंडली देखना सरासर गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी? वो आप कॉपी पेन लीजिएगा, जो भी मैं पॉइंट्स बताऊं आप प्लीज नोट कर लीजिएगा और आप देखिएगा काफी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे जो स्टैंड बाय नहीं करते। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इस कोर्स के अंदर सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए हमें समझना क्या है। इस कोर्स के अंदर जो है D10 चार्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे। कारण क्या है कि ये D1 का 10th हाउस का डिटेल चार्ट होता है। डिटेल चार्ट होता है, इसी से हमारा सब कुछ होगा। सब कुछ होगा इसी से। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो क्लास में पढ़ेंगे, D10 की बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक पढ़ेंगे। जिसमें से एक टेक्निक है रिक्त राशियां। रिक्त राशियां, रिक्त राशि में बैठा ग्रह, रिक्त राशियां, इनमें बैठा ग्रह आपको फल नहीं देगा। हम उपाय किए जा रहे हैं, फल तो मिल नहीं रहा। तो D10 में हम क्या समझेंगे, D1 के अंदर रिक्त राशियों को समझेंगे बारीकी से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। तो रिक्त राशियों को समझेंगे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो कंबस प्लेनेट भी पढ़ेंगे हम लोग। होरा चार्ट भी ऐसा पढ़ेंगे कि मेरी इस जन्म की कौन सी दशाएं शुभ जाएंगी या कौन सी दशाएं अशुभ जाएंगी, ये भी पढ़ेंगे। साथ में हम क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, वो ये सीखेंगे कि दशाएं ठीक जाएंगी या अशुभ जाएंगी, ये हमको कैसे और किस तरीके से मालूम होगा। क्लियर है? अब मैं आपके सामने एक चीज रख रहा हूं और उसको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। ठीक है? आप देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे। और दूसरा क्या है, इसके अंदर मैंने पहली बार नई चीज इंट्रोड्यूस करी है। संख्यक ग्रह होते हैं जो कुबेर किरीट वगैरह कहलाते हैं, जो लोगों को नहीं पता, यदि वो केंद्र में बैठे हैं तो आपको पद प्राप्ति दिलाएंगे। इसके अंदर मेरे को जो पढ़ाना है वो धूमा ग्रह पढ़ाना है। धूमा ग्रह के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। गुलिक के बारे में विशेष जानकारी देनी है, गुलिक का भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, दग्ध राशि। देखिए, दग्ध राशि और दग्ध ग्रह में समझ लीजिए, जो अस्त ग्रह होते हैं ना, उनको हम कहते हैं दग्ध ग्रह। यानी जो ग्रह जल गया, अस्त हो गया। सिंपल सी बात है। सूर्य के साथ जब ग्रह क्लोज आ जाता है तो वो दग्ध हो जाता है। इसी प्रकार राशियां भी दग्ध हो जाती है। दग्ध राशि में बैठे ग्रह के कई नियम है। जैसे शुभ ग्रह बैठा है दग्ध राशि में तो क्या फल देगा, शुभ ग्रह वक्री बैठा है तो अलग फल देगा, पापी ग्रह बैठा है तो अलग फल देगा, पापी ग्रह वक्री बैठा है तो अलग फल देगा। ये दग्ध राशि बहुत बढ़िया रोल प्ले करती हैं। हमें पता ही नहीं है, हमारी सारी कैलकुलेशन दग्ध राशि से कैंसिल हो जाएंगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारा जो कैंसिलेशन होना है वो रिक्ता राशियों में। मैं चाहता हूं वो लोग अच्छे से ज्वाइन करें जो कुंडलियां लेकर के बैठे। कुंडलियां अपनी लेके बैठे, पड़ोस की लेके बैठे। लास्ट क्लास में भी मैंने कुंडलियां सबकी खुलवाई थी, और जब मैं पढ़ाता हूं
तो कुंडलियां खुलवा लेता हूं कि भाई जो टेक्निक पढ़ाई जा रही है उसको वेरीफाई कीजिए कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जैसे ही आप ये रिक्त राशियां देखेंगे तो रिक्त राशियों की दशाओं में आपको उसके फल नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं और किसी ऐसी रिक्त राशि में बैठे ग्रह की दशा है, तो जब तक रिक्त राशि में बैठे ग्रह की दशा है तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, उसके बाद फल मिलेगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप देखिए और इसको समझिए अच्छे से। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे क्लास में पढ़ाने हैं। प्लेनेटरी वार भी पढ़ाएंगे आपको। खर ग्रह कहते हैं, अगर कोई ग्रह युद्ध में हार जाता है तो उसे खर ग्रह कहते हैं, वो भी दिक्कत देता है जीवन में। ठीक है। D10 से हम ये भी समझेंगे, ये भी पढ़ेंगे D10 में कि क्या हमारा, D10 के अंदर क्या पढ़ेंगे कि क्या हमारे को मन बुद्धि से हम काम कर रहे हैं, क्या हम अपने काम में सीरियस हैं या ऐसे ही जिंदगी के काम के ऊपर लगे हुए हैं, हमें ये भी देखना है। अब ये देखिए दशमांश कुंडली है। जिस तरह हम D1 चार्ट पढ़ते हैं वैसे ही हमें D10 चार्ट जो है वो अलग से पढ़ना होता है। क्लियर है? अलग से पढ़ना होता है। अब होता क्या है, राशि 30 डिग्री की होती है, 3 से हमने डिवाइड किया तो 10 डिग्री का हो गया। ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं देसी भाषा के अंदर। ठीक है। 10 से डिवाइड किया तो 3 डिग्री हो गया। हमें सिंपल सा इसको आराम से पढ़ना है। दिस इज योर लगना। हर डिविजनल चार्ट का जो लगन है वो आपके बारे में बताता है। आई मी माई सेल्फ। बात क्लियर है? फिर से समझा रहा हूं, हर डिविजनल चार्ट का लगन बताता है आई मी माई सेल्फ। मैंने डिग्री वाला पॉइंट इसलिए हटा दिया, कैलकुलेशन में समय क्यों वेस्ट किया जाए। अब आप देखिए D10 का लगन का स्वामी बलि है, तो बहुत अच्छी बात है। पहला पॉइंट समझ में आया। D10 का अगर लगना लॉर्ड, हु इज द लगना लॉर्ड, दैट इज सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं महाराज? नीच के होके बैठे हैं। तो ये जो हमारा D10 है वो चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, बात समझ रहे हैं, उसके अप एंड डाउन्स को बताता है। मैंने क्लास में चार्ट लगा के सिखाना है ऐसे नहीं, किसी के भी चार्ट में मांग सकता हूं भाई आप चार्ट लाइए और बैठिए साथ में करिए। अप एंड डाउन्स को बताता है। अब यहाँ सूर्य लगना लॉर्ड नीच के होके बैठे हैं तीसरे भाव में, तो जातक की जब भी अंतर प्रत्यंतर दशा सूर्य की आएगी कैरियर में सबसे ज्यादा बुरा समय होगा, क्योंकि D10 का लगना नीच का है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है हमें कि D1 का लगना लॉर्ड, कौन सा लगना लॉर्ड? D1 का। अब सीख लीजिए, आप अपनी कुंडली खोलिए और लगाइए और देखिए। अब ये देखिए मैंने D1 का ले आया, ये लगना लॉर्ड बृहस्पति है, लगन में बैठा है बेड़ा करके। क्योंकि मैंने जो पिछले कोर्स में पढ़ाया था सर्प दरेश कोण, ये सर्प दरेश कोण के अंदर है शायद, जहां तक मेरी समझ है। तो ये जुपिटर लगन में बैठा है, आपको दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर दशमांश कुंडली के अंदर। दशमांश कुंडली में गए, हमने जुपिटर की स्थिति देखी, वो लाभ के स्थान में तो है, अच्छी स्थिति में है, पर D1 का लगना लॉर्ड राहु केतु एक्सेस में आ गया। आया दूसरा नेगेटिव पॉइंट। पहला नेगेटिव पॉइंट क्या हमने पकड़ा? दशमांश कुंडली का लगन देखा कि मेरा कर्म के प्रति कितना रुझान झुकाव है। क्लियर? वो हमारे को लॉर्ड नीच का मिल गया, वहां दिक्कत आ गई। दूसरा क्या देखा हमने? D1 का लग्न लॉर्ड देखा। आ जाइए, अब हम D1 के 10th हाउस के लॉर्ड पर फोकस करेंगे, वो भी जुपिटर है। समझ में आया? D1 का 10th लॉर्ड भी जुपिटर है। तो हुआ क्या, सब गड़बड़ हो गया। आदमी को जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, ऐसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि संघर्ष ज्यादा,
और लाभ कम, इसका अर्थ ये है। सिंपल सी बात आप सीखिए। हमें D10 में क्या क्या तीन चीजें देखी अभी तक, क्या सीखी, फिर से रिपीट कर देता हूं जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। वो क्या है हमारा पॉइंट, D1 का लगना लॉर्ड, D1 का टेंथ लॉर्ड और D10 का लगना लॉर्ड। ठीक है। सबसे और इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंने नहीं बताया, जो अभी आए हैं उन्हें बता, D10 का टेंथ लॉर्ड। ये चारों स्ट्रांग हैं। तो आप तो भैया 24 साल 20 साल की उम्र में तरक्की कर जाओगे। अब जिन जिन ये आपने, आपके आ गया 2 3 और 4, अब 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट को रेशो बना लीजिए। सिंपल सी बात है, 3:1 है, 2:1 है। समझ रहे हैं आप। तो ये रेशो बनाने से आपको पता लग जाएगा आपको कैरियर में कितने एफर्ट्स करने हैं और कितने नहीं करने। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। सदैव याद रखिए, हर डिविजनल चार्ट का लगना लॉर्ड अगर मेलेफिक इफेक्ट के अंदर है, उस डिविजनल चार्ट से संबंधित समस्या आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल लगन कुंडली का है, तो लगना मीन्स योर हेल्थ। नमांशा कुंडली है, वो आपकी मैरिज की है, तो आपकी मैरिज में दिक्कत। 10th हाउस आपका दशमांश कुंडली है, उसका लगना लॉर्ड अगर अफ्लिक्शन में है तो क्या है, आपका कैरियर। सिंपल। आगे चलते हैं। याद रख लीजिए, किसी भी डिविजनल चार्ट के अंदर अगर राहु केतु आ जाता है, लगन के अंदर स्पेशली, बाकी तो कहीं पे भी आए, 10th हाउस में भी आए या लगन में आए, तो काफी फ्लक्चुएशन देता है। क्योंकि राहु वक्री ग्रह होता है, हमारी डिजायर्स को बढ़ा देता है, एक्सट्रीम कर देता है डिजायर्स को। और जब डिजायर एक्सट्रीम हो जाती है तब हमें दिक्कत आती है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको D10 के बारे में और बता देता हूं। सीखिए D10 के बारे में और अच्छे से। अब देखिए, ये लगन है, ये आपके बारे में बताता है सेकंड हाउस। जिस तरह हम D1 का सेकंड हाउस पढ़ते हैं ना, हमारे संस्कार, हम प्रोफेशन से रिलेटेड क्या संस्कार लाए हैं, समझ में आ रहा है। थर्ड हाउस हमारे प्रोफेशन के एफर्ट्स को बताता है। फोर्थ हाउस हमारे वर्किंग एरिया को एक्सप्लेन करता है। फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएटिविटी को बताता है। सिक्स्थ हाउस हमारी सबॉर्डिनेट्स, हमारे टीम को बताता है। सेवंथ हाउस 10th हाउस का सूक्ष्म भाव है, इस पर भी जरूर फोकस करना है। 8th हाउस हमारे को ऑल ऑफ सडन दे। 9th हाउस हम किस तरह से अपनी कंपनी के सीईओ हैं या किसी कंपनी के नियमों को कैसे फॉलो करते हैं, वो 9th हाउस है। 10th हाउस है, वो बहुत स्ट्रांग होता है जिनका वही आईएएस आईपीएस बनते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं कैरियर में, जिनका D10 का 10th हाउस स्ट्रांग होता है। उसके बाद आते हैं 11th हाउस के ऊपर। क्या हम अपने काम से हमको पुरस्कार मिलेगा। 12th हाउस होता है द लॉसेस इन द बिजनेस और इन द जॉब, खो जाना, नौकरी का खो जाना, ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर चंद्रमा का क्या रोल है, चंद्रमा का क्या रोल है D10 के अंदर। D10 में चंद्रमा ये बताता है कि क्या हमारा मन सही तरीके से लगता है काम करने में। यहाँ तो चंद्रमा लगन में बैठा है, तो क्या हम मन से काम कर रहे हैं या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। हमको ये भी देखना है। तो जब तक ये चीजें नहीं समझ में आएंगी हमको, तब तक दिक्कत आती है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं बड़े अच्छे, आप सीखना और आपको अच्छा लगे तो इसको करना।
अब आप देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट रखा है। अब मान लीजिए D10 चार्ट है, यहाँ मैंने 12 नंबर लिख दिया, 1 2। यहाँ का लॉर्ड वीनस है, एग्जॉल्टेड है। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भाव की बात कर रहा हूं। D10 जो है आपके कर्म क्षेत्र के बारे में बता रहा है, राइट। अब ये एग्जॉल्टेड है, बैठा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अष्टम भाव में है D10 के। अष्टम भाव जो होता है वो अप एंड डाउन देगा, ऑल ऑफ सडननेस देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये ऊंचाइयों पे ले जाएगा इफ यू आर इन द अकल्ट। यानी आप कोई भी वास्तु करते हैं, ज्योतिष करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब मान लीजिए यहां पर राहु बैठा है और यहां पर शनि बैठा है। अब ऊंचाइयों पर जा नहीं पाएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि अब ये पाप कत्री योग में आ गया। देखिए आप अपनी कुंडली खोल करके D10 में, कि D10 का 10th लॉर्ड पाप कत्री में तो नहीं है, राहु केतु के एक्सेस पे तो नहीं है, मैलेफिक एफ्लिक्शन में तो नहीं है, 6 8 12 में तो नहीं है, गड्ढे बोलते हैं इनको हम लोग, पताल लोग, इनमें तो नहीं है। आपको इतनी हर्डल्स आ क्यों रही हैं? हमको उन हर्डल्स को रिमूव करना है, समझना है, ऐसे नहीं समझना है हमें। हम लोग यही गलतियां करते हैं, जैसे कि भाई चले गए भाई। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। देखिए क्या होता है, ये 3 मेरे डायमंड पॉइंट्स हैं जिनको मैंने बेहतरीन पढ़ाना है, और वो भी कुंडलियां लगवा के पढ़ाना है। मैं चार्ट खोल दूंगा क्लास में, आप अपने चार्ट पर देखना। सपोज ये D1 है और ये D10 है। हमारी किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही है, मान लीजिए हमको 5th हाउस के रिजल्ट चाहिए। अब 5th हाउस का लॉर्ड जो बृहस्पति है, वो जो है वो ऐसी राशि में बैठ गया। मान लीजिए वो बृहस्पति जो है भाग्य स्थान में बैठा है, मैं राशि नहीं लिख रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा है, आपको दिख रहा है बृहस्पति बहुत अच्छा है, पर भैया वो रिक्त राशि में बैठा है। कौन सी राशि में बैठा है? रिक्त राशि। तो जब ग्रह रिक्त राशि में बैठेंगे, जब तक बृहस्पति की दशा है वो फल नहीं देगा। आप करते रहो उपाय, नियम है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम है। मैं तो नियम पढ़ा रहा हूं, मैं तो कुछ घर से नहीं लाया। मुझ में गलती हो सकती है, मुझ में कमी हो सकती है, ज्योतिष में नहीं होती। तो ये रिक्त राशि हो गई, इस तरीके से हमने पढ़ना है। फिर आता है D1 के अंदर, मान लीजिए वो ये कह रहा है कि मान करके चलते हैं हम, किसी भी ग्रह को ले लेते हैं, सूर्य उच्च का बैठा है 10th हाउस में, दिग्बली भी, राइट। 2 3 4, तो द पर्सन इज बोर्न इन कैंसर असेंडेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट आप कहेंगे मिलेंगे। अगर ये मेष राशि दग्ध राशि है, क्लियर है, तो यहां रिजल्ट खराब हो गए, खराब हो गए रिजल्ट। मान लीजिए यहां पर जो है, एक सेकंड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां हमने देखा बृहस्पति उच्च का बैठा है चतुर्भाव में, पर ये जो कर्क राशि है वो दग्ध राशि है, वो फल ही नहीं देगा। आप भविष्यवाणी कर रहे हो जी, आपको प्रॉपर्टी बनेगी, आपके व्हीकल बनेंगे, आपका ये होगा, आपका वो होगा। दग्ध राशि क्रिएट कैसे होती है? दग्ध राशि जो क्रिएट होती है, डे प्लस तिथि प्लस नक्षत्र, यहां से दग्ध राशि बनती है। क्लियर है? हम भविष्यवाणी दिए जा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मेरे पास कंसल्टेंसी में एक कुंडली आई, नेटिव का ट्रांजिट में जुपिटर जो है वो 9th हाउस में उच्च का होके गुजर रहा था। तो
करीब उसे 8-10 महीने हो गए थे, जुपिटर ने सिंह राशि में जाना था, ये पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा भैया कोई फल नहीं मिले तेरे को, धक्के ही खाए हैं तूने? बोला जी बिल्कुल खाए हैं। और सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे को बोल रहे थे कि जी आपका जुपिटर 9th हाउस में उच्च का है, आपको सारे फल मिलेंगे। भैया कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दग्ध राशि है। वो दग्ध राशि में बैठा हुआ है, फल कहां से दे देगा? फल नहीं दे सकता वो दग्ध राशि। दग्ध को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दग्ध राशि का अर्थ होता है जली हुई राशि, जल जाना। तो दग्ध राशि में ग्रह फल नहीं देते। नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन पॉइंट, D4 चार्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। D4 चार्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, आपके चरित्र के बारे में बताता है। इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होता है आपका सनक, दूसरा होता है सानंद D4 के अंदर, तीसरा होता है सनातन। अब हम ये डिग्री से डिफाइन होंगे, ये सारा कोर्स डिग्री बेसिस के ऊपर है, कुछ भी उस एंगल से नहीं है। अपने को डिग्री से सारी चीजें समझनी है। कल मेरा जो एडवांस वेदी पार्ट 2 खत्म हुआ, तो मैंने उनको इवेंट सिखाया। मैंने पिछली बार डेमो में बताना ही भूल गया था कि इवेंट कैसे निकालते हैं नमांशा से। तो कल मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा मैं तो खुद ही भूल गया कि बताना सबको। तो मैंने उनको सैटर्न और जुपिटर से इवेंट कैसे निकलते हैं एक्यूरेट, दो ने निकाले भी थे क्लास में और उनके एक्यूरेट निकले थे। नमांशा से जुपिटर और शनि के कैसे इवेंट देखे जाते हैं वो अलग पार्ट है। अब यहाँ पर सनक है, कौन सा ग्रह सनक में है, कौन सा ग्रह सानंद में है, कौन सा सनातन में है, वो हम समझेंगे। D4 चार्ट। सनक के अंदर क्या होता है, जातक सारी जिंदगी खुशियां पाने के पीछे भागता रहेगा। ये क्या है, खुशियां पाना। खुशियां पाने के लिए एफर्ट्स करेगा और कुछ नहीं एफर्ट करेगा। क्लियर है? और ये सानंद, भाई साहब नीचे आग लगी हो, बंदे के स्माइल रहेगी सफेद, भाड़ में जाए दुनियादारी, अपने कोई लेना देना नहीं है, सदैव प्रसन्न चित्त रहना। और सनातन, इसका तो जन्म ही खुशी के लिए हुआ है, रिलैक्स के लिए हुआ है। इसका तो जन्म ही रिलैक्स के लिए, मैं एक अच्छा शब्द ले सकता हूँ, रिलैक्स के लिए हुआ है। तो हम ये समझेंगे। D4 से हम चरित्र के बारे में बात करेंगे, चरित्र के बारे में। अब एक और चीज है, हल्का सा हिंट देता हूं, आप चेक कर लीजिए। अगर चतुर्भाव में पापी ग्रह बैठे हैं, 4th हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं, पाप प्रभाव ज्यादा है, लगन अफ्लिक्शन में है, लगना लॉर्ड अफ्लिक्शन में, तो चरित्र में कहीं ना कहीं कॉमा फुल स्टॉप है। देखो भगवान ने मुझे अधिकार नहीं दिया मैं किसी के चरित्र पर उंगली उठा सकूं। अपन क्या कहेंगे, सिंपल सी बात, ये कहेंगे कि चरित्र में कहीं ना कहीं कॉमा फुल स्टॉप है। तो हम इस चीज को भी पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे D4 के अंदर, सनक, सानंद, सनातन, ये चीज पढ़ेंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। आपको सबसे अच्छा पॉइंट ये पढ़ाया जाएगा इसमें, प्रॉपर्टी चीटिंग योगा। क्या मेरा प्रॉपर्टी चीटिंग, बथेरे लोग बेचारे परेशान होते हैं, रोते हैं प्रॉपर्टी चीटिंग योगा है या नहीं है, और वो है। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूं यहाँ पर। D1 आप नोट करिए, अपनी कुंडली में देखिए क्या आपकी कुंडली में योग है, और ये हमारा D4 है, ठीक है। अब D1 का 10th लॉर्ड कोई भी हो सकता, मान लीजिए हमने मिथुन लगन लिया, 2 1 12, तो जुपिटर बना, बृहस्पति बना 10th लॉर्ड, सिंपल सी बात है। अब ये 10th लॉर्ड है। अब D1 का मान 4 का मान लीजिए सिंह लगन बना, तो क्या बृहस्पति सिंह राशि में बैठा है या बृहस्पति सूर्य के साथ बैठा है? तो आपके पास भगवान ने 2 3 4 5 6 कितनी प्रॉपर्टी दी है, मल्टीपल प्रॉपर्टी योगा बन गया। देखिए क्या आपकी कुंडली में है। मेरी कुंडली में है, लेकिन वो पाप प्रभाव में भी आया, मेरी बनी सब खत्म हो गया।
मेरी कुंडली में योग है, मेरी प्रॉपर्टी बनी, पर सब खत्म हो गया, अब धेला भी नहीं है। अगर मैलिफिक एफ्लिक्शन आएगा तो चीज बनने के बाद नष्ट होती है। ये नियम भी याद रखना है आपने। कितना सिंपल सा रूल आप सीख के प्रॉपर्टी होगा आराम से। यहां D4 के अंदर राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बार बार बता रहा हूं, बहुत बड़ा रोल है। अब आगे चलते हैं। देखो राहु केतु ना आपको यहां पता क्या मदद कर सकते हैं, टू सेटल डाउन इन अ फॉरेन कंट्री और टू सेटल डाउन इन अ अनदर स्टेट। तो ये जो है आराम से हम लोग इस चीज को समझ लेंगे, समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर और समझने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड इसको कर लूं, थोड़ा टेक्निकल मैं रहता हूं कि स्ट्रांग रहूं। अब आते हैं हम लोग गुलिक के ऊपर। गुलिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप अपनी कुंडली खोलिए, चेक करिए, गुलिक को देखिए, गुलिक का बहुत बड़ा रोल होता है। बात क्लियर है? गुलिक जिस भी ग्रह के साथ बैठेगी, फिर से बोल रहा हूं, गुलिक जिस भी ग्रह के साथ बैठेगी उस ग्रह के कारक तत्व और भाव दोनों को कमजोर करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सीखिए, आइए मैं बताता हूं। मान लीजिए ये हमारा D1 चार्ट है, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, गुलिक देख लीजिएगा। मान लीजिए किसी का गुलिक जो है वो उसके साथ वीनस बैठ गया। अब वीनस क्या है, बड़े ध्यान से आपने समझना है। वीनस जो है आपकी वाइफ है। अब नाड़ी में पड़े तो वीनस कलत्र कारक है। तो वीनस जो है मैरिड लाइफ के बारे में वो डिस्टर्ब कर गया, क्योंकि जो गुलिक है वो वीनस के साथ बैठा है। बात समझ में आया? अब मान लीजिए किसी का गुलिक जो है सूर्य के साथ बैठा है। गुलिक जीके इसलिए लिखा है मैंने, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में एब्रीवेटेड लिखा हुआ है जीके, दैट्स व्हाई आई हैव हियर रिटन जीके इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द फुल वर्ड गुली, बट नाउ आई हैव रिटन द वर्ड गुली। नाउ कम अप। अब ये सूर्य के साथ गुलिक है तो इसके कई मीनिंग है। पिता की आयु कम हो सकती है, आप पिता से दूर रह सकते हैं, आपको पिता का प्यार ना मिले, आपके पिता को हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। आप चेक करिए अगर आपके गुलिक जो है सूर्य देव के साथ है। सिंपल सा है, क्लियर है? इस प्रकार से हमने समझना है। अब आ जाइए अनदर वन प्लेनेट धूमा। इंग्लिश में धूमा है, हिंदी में धूम है। ये धुआं ग्रह क्या करता है, बहुत जबरदस्त रोल है। मैं मैनुअल सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं क्लास में, डिग्री वाइज। आपने निकालना, अभी निकाल लो, सूर्य स्पष्ट में 4 राशि जोड़ दो, गुली धुआं निकल आता है। सूर्य स्पष्ट में सूर्य की डिग्री कला विकला ले लीजिए, उसमें 4 राशि स्पष्ट 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ दीजिए, जो राशि आएगी धूमा को वहां बिठा दीजिए, हो तो गया, 1 सेकंड में सिखा दिया, सिंपल। अब ये धूमा बैठ गया। धूमा अगर लगन में बैठा है देन व्हाट विल डू विद यू? ठीक है ना? जिन लोगों को नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूं, सूर्य स्पष्ट कर लीजिए, आपका सूर्य स्पष्ट होगा, उसमें 3 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दीजिए। द साइन विच विल कम अप इज द धूमा, उस साइन में धूमा होता है। तो अगर लगन में धूमा है तो जातक क्या होगा, बहादुर होगा, स्वभाव से कठोर होगा, थोड़ा एग्रेशन होगा, क्रोधी स्वभाव। तो ये धूमा लगन में बैठ के ये फल देगा। अब जो ग्रह धूमा के साथ है उसकी भी ऐसी तैसी है, हमको ये चीज समझनी है। अब आ रहा है मेरा एक और अच्छा पॉइंट। मेरे इस कोर्स के अंदर याद रखिएगा 3 डायमंड पॉइंट है। एक रिक्त राशि है जिसके बिना कुंडली पढ़ना ही गलत है। दूसरा डायमंड पॉइंट है दग्ध राशि।
तीसरा डायमंड पॉइंट है मरण करण स्थानम। मरण करण, मरण का अर्थ होता है मृत्यु, करण का अर्थ होता है घर। क्लियर है? भाई साहब मेरे गोचर में बैंड बजा हुआ है, मैं अपना ही बता देता हूँ, दुनिया को क्यों कहना। इन D1 चार्ट में देखना है, 6 नंबर में केतु गोचर करा है। केतु इज इन द मरण करण स्थानम। बैंड बजा देगा उस भाव का भी, उसके साथ जो ग्रह है उसका भी, सब ऐसी तैसी कर देगा। तो केतु अगर आपकी कुंडली में चतुर्भाव में है, वो मरण करण स्थान है उसका। जब जब उसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा दशा आएगी, आपको पीड़ा देगी। किसकी? केतु की दशा। क्योंकि केतु इज सिटिंग, केतु का लगन कुंडली में, राशि कुंडली जिसे आप कहते हैं, उसके 4th हाउस के अंदर अगर केतु बैठा है किसी के, तो वो केतु मरण करण स्थान पर बैठा हुआ है और आपको पीड़ा देगा। चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, अस्त ग्रह। अस्त ग्रह क्या है? अस्त ग्रह जिंदगी को डुबोते भी हैं और अस्त ग्रह राजयोग भी देते हैं, राजा भी बनाते हैं। बट हमने क्या पढ़ा हुआ है? एक नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ा हुआ है। व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर लाइफ, दैट द combust planet give the very bad result, isn't it? As we know about of such kind of a phenomena or philosophy, but it also gives you the Raj Yoga if the planet is combust. अस्त ग्रह राजा भी बनाते हैं और रोड़पति भी बनाते हैं। I'll teach you the technique of the राज योगा ऑफ combust planet, वो कैसे आपको राजयोग देंगे। अब आगे चलते हैं। एक और चीज छूट गई मेरे से, मैं ये बताना चाहूंगा। D1 के अंदर अगर धूमा बैठा है, सो आई राइट डाउन इन इंग्लिश, क्योंकि मेरी क्लास में एक केरल से भी हैं, फीमेल हैं, तो सब तरह के लोग आते हैं। तो धूमा 5th हाउस बैठा हुआ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं दिखाते। हम पंचम भाव को पूर्व पुण्य लिया हमने। हमने तो कहा जी हमारे तो पूर्व पुण्य का भाव है, अच्छा ग्रह बैठा हुआ है। पर भाई साहब वहां धूमा भी बैठा हुआ था, तो पूर्व पुण्य में कोमा फुल स्टॉप लग गया ना आपको थोड़ा सा। किन क्षेत्रों में लग गया वो क्लास में हम समझेंगे अच्छे से। बात क्लियर है? हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं देगा। एक चीज सुंदर सी बता देता हूं यहाँ आपके लिए। अगर आपके पंचम भाव में धूमा प्लेनेट है, नेवर गो फॉर मंत्र जपा। आप मंत्र जाप करेंगे उसका फल नहीं है इस जन्म में। क्यों कर रहे हो बाबा? समवन टोल्ड यू कि आप इस मंत्र का जाप करें आपको लाभ मिलेगा। यू विल नेवर गेट द फ्रूट ऑफ दैट मंत्र ना, बिकॉज धूमा इज सिटिंग इन द 5th भावा। पता ही नहीं है, हम किए जा रहे हैं। मैं यहाँ आपको सिर्फ मोती ही पढ़ाऊंगा कुल मिला करके, राइट लेफ्ट कुछ नहीं पढ़ाना मैंने आपको। फिर आता है संख्यक। ये चैप्टर मैं पहली बार ऐड ऑन किया है, पहले मैं नहीं पढ़ाता था। इसके अंदर संख्यक 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। 4 मैं अभी बता देता हूं, बाकी क्लास में सिखाऊंगा। कुबेर, दूसरा होता है किरीट, तीसरा होता है मोहन, चौथा होता है इंद्र। ये 4 हुए। अगर कोई ग्रह कुबेर है, किरीट है, मोहन है, इंद्र है, अगर वो किरीट क्षेत्र में आ गया तो ये लिख कर दे देना सामने वाले को, तुझे उच्च पद प्राप्त होकर रहेगा इस जन्म में। इफ द किरीट टाइप प्लैनेट सिटिंग इन द केंद्रा, केंद्रा मीन्स 1 4 7 10, इफ द planet is sitting in the kendra, gives you the राज योग, आपको पद प्राप्ति करा देगा बड़ी जबरदस्त। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अच्छी सी एक और बात बताने का प्रयास करते हैं। अब 2 ग्रहों का युद्ध होता है, ठीक है? शास्त्र में जो फल दीपिका में मंतेश्वर महाराज जी हैं
और प्राशर ऋषि जी ने, उन्होंने मंगल को भी लिया है। मेन तो मंगल है, बाकी और भी है। मंगल के साथ मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है, सूर्य बैठा है, तो जो ग्रह युद्ध में हारेगा वो खर ग्रह बनेगा। और अगर मंगल ही खर ग्रह बन गया तो आपका तो जीवन ही बेकार कर गया, वो तो बेकार हो गया जीवन। देखो मंगल हर चीज का नहीं होता, खास तौर से फीमेल के लिए नेगेटिव हो गया। व्हेन वी गो इन द नाड़ी ना, जब हम नाड़ी में चलेंगे तो मंगल पति का कारक हो गया। अगर कोई केजी मेल के मेरी कुंडली में है, तो मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, इस जन्म में तेरे को लोचा तो प्रॉपर्टी से आएगा। तो ऐसे अगर आपका मान लीजिए युद्ध में मंगल हारा है, तो ड्यूरिंग द MD AD PD ऑफ द मंगल, नेवर बाय ए प्रॉपर्टी, नेवर सेटल ए मैटर ओन ए प्रॉपर्टी, गलती से भी नहीं करना। बात समझ रहे हैं आप? अगर आपने इस मैटर पर हाथ डाला तो आपको दिक्कत दे देगा, ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर है? तो सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मैं आ रहा हूं, देखिए ये कोर्स कल जो है 4 नवंबर 24 शाम 7 बजे से स्टार्ट होगा। 1 घंटे की क्लास रहेगी, 1 आवर। ठीक है? मंडे टू फ्राइडे 10 डेज का कोर्स रहेगा, 10 क्लासेस रहेंगी, क्योंकि मुझे डिटेल में पढ़ाना है। मुझे डिग्री की एक्यूरेसी, आपको उंगली पकड़ के सिखाना है, ऐसे नहीं है आगे बढ़ते चले जाओ। 10 डेज का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है? और आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए क्लास रिकॉर्डिंग है, आपको क्लास रिकॉर्डिंग है। दूसरा क्या है, ई सर्टिफिकेट है, दोज हु आर इंटरेस्टेड। और सिंपल सबसे गैप मैंने रखा है 3711 फॉर द 10 क्लासेस, क्योंकि इसके बिना ज्योतिष अधूरा है। आप जितने मर्जी सूत्र लगा लो, आपको पता ही नहीं है दग्ध राशि क्या है, उसमें बैठा कर फल ही नहीं देगा। आप खाम खा के उपाय किए जा रहे हो। या रिक्त राशि में बैठे ग्रह की दशा है, कर लो उपाय। मैं क्लास में आना, मैं आपसे पूछूंगा। फिर आपको होरा चार्ट पढ़ाना है, मैंने D2 होरा चार्ट पढ़ाना है। इससे डिग्री से हम कैलकुलेट करेंगे, डिग्री से हम फार्मूला मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा कि जब से आपने जन्म लिया है कौन सी दशाएं अच्छी गई हैं, और बाकी बचे हुए जन्म की आने वाली दशाएं अच्छी जाएंगी या खराब जाएंगी। मैंने जब भी ये कोर्स पढ़ाया सभी से पूछा, निकालो अपने अपनी कुंडली में से, सबने अपनी दशाओं का कंफर्मेशन दिया है कि ये दशाएं मेरे साथ अच्छी गई हैं और खराब गई हैं। तो कैसे आप पता कर सकते हो दशाएं अच्छी जाएंगी, खराब जाएंगी, पीड़ा देंगी? ये हम D2 होरा से, डिग्री से कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब एक और अच्छी चीज बता देता हूं आपको, बड़े ध्यान से आपने सीखना है। ये मेरा लास्ट पॉइंट है, दिस इज अ वेरी डायमंड पॉइंट विद यू, मैं शेयर करने जा रहा हूं। D1 D10 आपने एलसीएम निकालना है। D1 से पहले हम आ रहे हैं, D1 का है लगना, लगना लॉर्ड, 10th हाउस, 10th हाउस, 10th लॉर्ड। अब D10 पे आ जाइए। D10 का लगना, 10th हाउस, लगना लॉर्ड, सॉरी, लगना लॉर्ड पर आ जाइए। फिर 10th हाउस, 10th लॉर्ड। अगर आपकी दोनों जगह मैलेफिक एफ्लिक्शन है, आई रिपीट, D1 में और D10, तो आपको भगवान ने स्ट्रगल दिया हुआ है, आपको स्ट्रगल दिया हुआ है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपको स्ट्रगल दिया हुआ है, दैट इज बीइंग कंफर्म। सिंपल सी बात। तो आप इस जन्म में संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, बिना संघर्ष के आप नहीं जा सकते कहीं पे भी आगे। किसी को कोई डाउट है अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी किसी की कोई है? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी?
किसी को कोई क्वेरी है? चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रणाम वेबिनार। सर। वंस प्रणाम अगेन सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।